स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको करवाया था न्यूक्लिक एसिड का कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लिक एसिड जो है उनके कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स के क्या स्ट्रक्चर हैं और उन कंपोनेंट्स को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। सो आज उसी का कंटिन्यूटी में हम पार्ट कर रहे हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो हमारे पास जो डीएनए है उसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो डीएनए आपको मैंने बताया था कि डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए पाया जाता है सेल के अंदर। सेल के अंदर कहाँ? न्यूक्लियस में। और डीएनए के अंदर होता है पूरा जेनेटिक मटेरियल, जीन्स डीएनए के अंदर होते हैं, और वो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के लिए। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जिसकी वजह से आपके ये जो फीचर्स हैं सारे वो रिस्पॉन्सिबल, जो फीचर्स आप में दिखते हैं, आई कलर, देन योर स्किन टोन, समटाइम्स योर नोज लेंथ या हाइट, ये सब चीजें जो होती हैं तो ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स की वजह से है, दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम द जीन्स, जो है वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई कि न्यूक्लिक एसिड की स्टडी करनी, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर स्टडी करना, ये एक हमारे लिए वैसे ही लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी यानी कि किताबों के लिए। सो पता होना चाहिए जो हमारे अंदर जो जितने भी सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है, तो उनकी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता होना चाहिए कैसे हमारा जो है बॉडी हमारी वर्क करती है, किसकी चीज की हमें रिक्वायरमेंट है। सो उस तरह से हम अपने जो है बॉडी का ध्यान रख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर डीएनए का। बहुत से बच्चे हैं मुझे लगता है जिनको डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं पता, सबको वही अल्फा हेलिक वाला पता है। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होता है डीएनए का, जिसमें हमारे पास जो बैकबोन रहती है दैट इज ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो कॉम्बिनेशन रहता है दैट इज 3 कंपोनेंट्स का ही रहेगा, दैट इज योर शुगर, योर फॉस्फेट ग्रुप एंड योर नाइट्रोजीनियस बेस। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं बेसिस। तो जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो वही है C5OH, किसका? शुगर का। जो शुगर रहेगी उसका C5OH, राइबो शुगर जो है उसका C5 वाला जो OH ग्रुप है वो कंबाइन करेगा किसके साथ? क्योंकि यहाँ बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो याद रखना जो C3 वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसके फॉस्फेट ग्रुप के साथ कंबाइन करेगा कौन? C5OH वाला ग्रुप। ठीक है, ये शुगर, ये फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे यहाँ देख लो ये शुगर है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, और ये यहाँ बी जो वर्ड्स लिखे हैं ये एब्रिविएशन यहाँ पे लिखी हुई है शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब अगर तो डीएनए का स्ट्रक्चर कर रहे हो तो एच रहेगा, C2 वाला ये वाला, ठीक है। और अगर आप कर रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ योर दिस आरएनए तो ये वाला आपका ग्रुप OH रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये X का ये मतलब है। और ये जो आपको B1, B2, B3 दिख रहे हैं ये क्या है? दीज आर द नाइट्रोजीनियस बेसिस, दे मे बी प्यूरिन और दे मे बी पिरामिडल, तो उनमें से कोई भी हो सकता है। और ये यहाँ पे देख लो C5 वाला ही कंबाइन कर रहा है किसके साथ? फॉस्फेट ग्रुप के साथ। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड ये देखो C3 वाला, ठीक है, C3 वाला जो है ये देखो न्यूक्लिक एसिड का जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके साथ ये कंबाइन करेगा। तो इस तरह एक बैकबोन रहती है हमारे पास, दैट इज ऑफ दिस शुगर एंड योर फॉस्फेट ग्रुप की बैकबोन रहती है। अब ये थोड़ा सा क्या था कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग था कि ऐसे हम कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और इसमें याद रखना एक में हमारे पास कितने नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं? एक बैकबोन ये है 4 नाइट्रोजीनियस बेस, यहाँ पे आगे भी कॉम्बिनेशन होगा जैसे मैंने ये बनाया हुआ है। तो 4 जो है नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है वो फर्दर इसके साथ कनेक्ट होते हैं। सो इस तरह से हमारे पास ये पूरा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर, फॉस्फेट बैकबोन एंड 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस। टाइम कंज्यूमिंग था तो थोड़ा सा इसको कहा गया कि चलो थोड़ा सा इसको कंजेस्टेड कर देते हैं। और तो एक और रिप्रेजेंटेशन है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है टेट्रा न्यूक्लियोटाइड की प्राइमरी स्ट्रक्चर में। ये जो टेट्रा न्यूक्लियोटाइड अगर आपको दिखाना है जिसमें 4 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन किए हुए हैं, तो उसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3' 5' to 3' एक एंड बनाया हुआ है, 3' कंबाइन कर रहा है किसके साथ? 5th वाला जो OH ग्रुप है उसके साथ। ये फॉस्फेट ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन है P से, और ये है एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, ये बेसिस आते हैं, ये वाली। मतलब किसी चीज को कंजेस्ट करके आपने कंजेस्टेड करके ऐसे लिखा है।
तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है 4 न्यूक्लियोटाइड। जैसे एक ये हो गया, ये दिखाया हुआ, फिर नेक्स्ट वाला ये दिखा दिया, उसके नेक्स्ट वाला ये दिखा दिया, और ये कॉम्बिनेशन है, कंबाइन आपस में लिंकेज कैसे है थ्रू द ग्लाइकोसिडिक, थ्रू द फॉस्फेट, ये फॉस्फेट लिंकेज है इनके बीच में। ठीक है, क्लियर? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर नोट कर लो। अब इसके बाद नेक्स्ट हम जो कर रहे हैं दैट इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो हमें किसने दिया था, चार्गफ ने। तो चलिए अब पढ़ते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास जो ई चार्गफ थे, उन्होंने क्या किया था, एक चार्गफ रूल दिया था। उन्होंने कहा कि जो डीएनए है उसकी जो अमाउंट है दैट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, बट उन्होंने रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा था कि हमारे पास जितना प्यूरिन है एक डीएनए में उतना ही पिरिमिडिन होता है, यानी जितना आपके पास एडेनिन होगा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के साथ जैसे कंबाइन करता है, सो एडेनिन जो है वो हमेशा कंबाइन करता है हमारे थायमिन के साथ। तो जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन का अमाउंट होगा, जितना साइटोसिन का अमाउंट होगा उतना ही गुआनिन का जो है जो अमाउंट होगा। तो यानी अगर कोई भी आप स्पीशीज स्टडी करते हो और उसमें एडेनिन आपको पाया जाता है, तो एडेनिन जितना है उतना आपको वहां पे थायमिन, अगर ये 25% है तो ये भी 25% होगा, ये 30 है तो वहां पे ये भी 30 होगा। सो देयर अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल, एडेनिन अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू थायमिन अमाउंट एंड साइटोसिन ऑलवेज इक्वल टू योर गुआनिन अमाउंट। देन जो रेशियो होगी, जैसे अगर आपके पास प्यूरिन की रेशियो है टू द पिरिमिडिन, ठीक है, सो इनकी जो रेशियो है वो जरूर वेरी करती है स्पीशीज टू स्पीशीज, यानी कि 80/CD, ये जो रेशियो है दैट वेरीज, क्योंकि हर कोई स्पीशीज जो है उसमें ये तो इसके इक्वल है, बट उनका जो परसेंटेज है, जो उनका अमाउंट है वो जरूर वेरी कर रहा है, जिसकी वजह से ये रेशियो जो है वो वेरी करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेशियो देखते हो हमें ये रेशियो नियर अबाउट 1:1.52, ठीक है, इतनी रेशियो होती है हमारे पास 1:5, और ये मैन में है। यही अगर आप इक्वलाई में देखोगे, ये जो रेशियो है आपके प्यूरिन टू पिरिमिडिन की, ये रेशियो रहती है 0:90, ये रेशियो रहती है। तो देखो कि अमाउंट इज सेम बट रेशियो इज डिफरेंट। सो दिस इज योर चार्गफ रूल। 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है चार्गफ रूल, कि आपको बताना होता है कि व्हाट इज चार्गफ रूल। सो चार्गफ रूल एक बेस बन गया किसके लिए, डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसको प्लॉट करने में। सो देन आफ्टर दैट आए हमारे पास जेडी वाटसन एंड एफ.एच. क्रेग, जिन्होंने हमें सेकेंडरी मॉडल दिया किसका, डीएनए का। सो उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास होती हैं 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आप इसका ड्रॉ करोगे। मेरे साथ साथ अगर आप बना सकते हो तो दैट विल बी वेल एंड गुड। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्लैरिटी होगी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने में, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको जो है हेलिकल स्ट्रक्चर दिखता है किसका, डीएनए का। देन ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ये 2 न्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दीज आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। एंटी पैरेलल का मतलब हो गया अगर ये 5' एंड है तो ये 3' एंड रहेगा, अगर ये 5' है तो ये 3' एंड रहेगा। सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब इनमें क्या होती है, हमारे पास जो बेसिस हैं दैट आर ज्वाइंट टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसा मैंने बताया डीएनए है तो थायमिन भी पाया जाएगा। सो एडेनिन विल कंबाइन विद थायमिन एंड साइटोसिन कंबाइन करेगा गुआनिन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको बेस पेयर दिखाने हैं, जैसे एडेनिन है इट कंबाइन विद द थायमिन एंड योर साइटोसिन इट कंबाइन विद द गुआनिन। तो इस तरह से हमारे पास ये तो मैंने करवाई थी आपको अभी प्राइमरी में भी। तो ये शुगर जो है फॉस्फेट की बैकबोन रहेगी, मतलब इसमें वो कॉम्बिनेशन रहेगा शुगर फॉस्फेट वाला। और जो ये लैडर टाइप जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें ये जो आपको ये बार्स दिख रही हैं दैट आर ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेसिस। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के जो बेसिस हैं, जैसे ये बाहर को निकला हुआ बेस, तो ये कंबाइन करेगा ये दूसरे के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो कभी आप इस साइड T लिख सकते हो, इस साइड A लिख सकते हो। तो इसी तरह यहाँ पे कर लो G
C, A, T, ठीक है, फिर C, G, इस तरह से। तो ये सारे बाकी आप इस तरह से शो कर सकते हैं। क्लियर? 2 ही आपको शो करने की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर आपने नोट किया होगा, मैंने एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 ऐसे लाइंस ड्रॉ की हैं और C और G के बीच में 3 लाइंस ड्रॉ की हैं। तो दीज लाइंस आर बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो याद रखना है, हमारे पास साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, एडेनिन और थायमिन के बीच में हमारे पास 2 बॉन्ड्स होते हैं। अब ये जो 2 नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, इनमें आपस में डिस्टेंस जो होता है दैट इज ऑफ 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, आपस में जो है एक अगर नाइट्रोजिनस बेस का कॉम्बिनेशन है, उसके आगे दूसरा कॉम्बिनेशन है, तो वो जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ 0.34 नैनोमीटर। और ये जो इसका डायामीटर है, ये जो डायामीटर है डीएनए का दैट इज ऑफ 2.0 नैनोमीटर, 2.0 नैनोमीटर। और जो 2 सक्सेसिव टर्न्स हैं, ठीक है, जैसे ये एक टर्न, ये 2 सक्सेसिव टर्न्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 3.4 nanometer. Very important to mention these 3 things. That is the distance between 2 nitrogenous bases, distance between 2 successive turns, and the diameter of your this DNA. So 2.0, 0.34 and 3.4 nanometer. और ये शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है, नाइट्रोजिनस बेसिस आपस में कंबाइन है विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? देन आपको पता होना चाहिए कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वो क्लियरली मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं। देन आफ्टर दैट अगर आप इसको एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखना चाहो कि ये कंबाइन कैसे करते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। द फर्स्ट जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है और एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर याद रखो, ये किसका स्ट्रक्चर है, हमारे पास हेक्सागन है, तो ये पिरामिडीन है। सो पिरामिडीन कौन से वाला है, दैट इज थायमिन। ये थायमिन का स्ट्रक्चर है। थायमिन हमेशा कंबाइन करता है एडेनिन के साथ, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है। तो दोनों के बीच में जो बेस पेयरिंग है दैट इज ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह अगर नीचे देखोगे, ये वाला स्ट्रक्चर जो है आपके पास दैट इज ऑफ साइटोसिन। ये साइटोसिन का है स्ट्रक्चर, और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है दैट इज ऑफ गुआनिन। तो दोनों के बीच में देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ये वाली 1, 2 और एक ये। तो 3 जो वो मैंने बॉन्ड दिखाए थे आपको, C ट्रिपल बॉन्ड G, उसको अगर आप इलाबोरेट करके देखोगे तो ये एक स्ट्रक्चर है। और इस साइड वो पूरा शुगर फॉस्फेट का जो है एक बैकबोन रहेगा, इस साइड शुगर फॉस्फेट का पूरा बैकबोन रहेगा, और ये बीच में आपके नाइट्रोजिनस बेसिस आपस में कंबाइन करेंगे। सो ये सारा जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर था आपके डीएनए का। अब अगर आप डीएनए को हीट करते हो तो डीएनए क्या हो जाता है, ओपन अप हो जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अनीलिंग। 1 मार्क में आता है क्वेश्चन, अनीलिंग क्या होता है कि आप जब उसको हीट करते हो तो वो मेल्ट करता है, और मेल्ट करके क्या होता है, स्ट्रैंड्स ओपन हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, और जब कूलिंग करते हो तो फिर से हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। सो दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड एनीलिंग। क्लियर? और जिस टेम्परेचर पे ये एनीलिंग होती है, जिस टेम्परेचर में 2 स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, ठीक है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं TM। That is your melting temperature at which the 2 strands separate out. So that is called melting temperature. और जो उसके बाद याद रखना है आपने कि ये जो DNA, RNA है, so ये जैसे मैंने डबल स्ट्रैंड बनाए हैं, जब आप RNA का स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें सिंगल स्ट्रैंड शो करते हैं। देन DNA that is responsible for mutations also. Mutations होती हैं बेस पेयरिंग में, ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, नई स्पीशीज को इस दुनिया में लाने के लिए। सो डीएनए का स्ट्रक्चर आई होप आपको क्लियर हो गया हो, इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो क्लियर होगी हो। सो कीप लर्निंग द स्ट्रक्चर्स, उसको ड्रॉ करके देखो, क्योंकि तभी मैंने कहा था कि ये हमारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन। देखो अब यहाँ फिर से यूज हो गए स्ट्रक्चर्स, सो बेटर
रिवाइज करो, उसको लिख लिख के देखो, तभी आपको केमिस्ट्री जो है वो आएगी। सिर्फ बुक से पढ़ लेना, हाँ ओके यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये चेंज है, यहाँ पे बस ये चीज करनी, इस तरह से याद नहीं होती चीजें। उसको जब तक आप पेन उठा के उसको 4, 5, 10 बार लिख के नहीं देखोगे तब तक वो माइंड में इम्प्रिंट नहीं होगा। सो प्रैक्टिस इज मस्ट to revise, to learn the chemistry. So I hope the concept is clear to you. So thank you for watching the video.